नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत और वक्त हो गया है सिटी सेंटर का। सिटी सेंटर में बात सबसे पहले प्रयागराज की। भगदड़ के बाद आज न्यायिक आयोग की टीम वहां पर पहुंची, घटनास्थल का जायजा लिया और अधिकारियों से बात भी की है। आइए दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ में हुई भगदड़ के मामले की जांच करने न्यायिक आयोग के सदस्य शुक्रवार को प्रयागराज पहुंचे। न्यायिक आयोग ने संगम पर जाकर मौके पर भगदड़ की वजह समझने की कोशिश की, साथ ही अस्पताल में भर्ती लोगों से भी मुलाकात की। आयोग के सदस्यों ने मेलाधिकारी, एडीजी, डीआईजी, कमिश्नर, एसएसपी समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक भी की। महाकुंभ में हुई भगदड़ में 30 श्रद्धालुओं की मौत हुई थी, वहीं 90 के करीब घायल हुए थे। इस घटना की जांच के लिए राज्य सरकार ने रिटायर्ड जस्टिस हर्ष कुमार की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग गठित किया था। इसमें पूर्व आईएएस डीके सिंह और पूर्व आईपीएस वीके गुप्ता शामिल हैं। इस बीच शुक्रवार को ही कुंभ से लौट रहे लोगों के साथ गाजीपुर में फिर एक हादसा हुआ, जिसमें कम से कम 8 लोगों के मारे जाने की खबर है। खुद को किन्नर अखाड़े का संस्थापक बताने वाले ऋषि अजय दास ने यह दावा किया है कि उन्होंने लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी और ममता कुलकर्णी को उनके पद से हटा दिया है और किन्नर अखाड़े में अब उनकी कोई जगह नहीं है। महाकुंभ में किन्नर अखाड़े के ऊपर विवाद खड़ा हो गया है। ऋषि अजय दास ने लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी पर मनमानी का आरोप लगाया है, जिसके ऊपर देशद्रोह के कार्यों में लिप्त होने का आरोप है और जो सिद्ध भी हुआ है, जिसमें उनको जो है परेशानियां भी झेलनी पड़ी है। उसके पश्चात उन्हें जो है अचानक ला करके उन्हें अभ्यागत न बना के वैराग या संन्यास न दे करके सीधे जो महामंडलेश्वर का जो पद दिया गया वो न्याय उचित नहीं है, वो धर्म संगत नहीं है। लेकिन लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के समर्थन में अखाड़ा परिषद उतर आया है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने कहा तो अजय दास पर ही सवाल खड़े कर दिए। जिन्होंने ये कहा है कि हम इनको हटा रहे हैं, ये मैं पहले पूछना चाहूँगा आप कौन है? और हमने भी आज पहली बार इनका नाम सुना है जो अपने किन्नर अखाड़े के संस्थापक बनना चाहते हैं। और हम जितने भी अखाड़े हैं हम लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के साथ हैं। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने भी अजय दास के दावे को खारिज करते हुए कहा कि 2017 में अजय दास को किन्नर अखाड़े से निकाल दिया गया था। बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने एक नई बहस छेड़ दी है। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद बिहार में भी यूसीसी की मांग की है, लेकिन जनता दल यूनाइटेड के सहयोग से चल रही सरकार ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के एक बयान ने बिहार का राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। पार्टी चाहती है कि उत्तराखंड के तर्ज पे बिहार में भी समान आचार संहिता यानी यूसीसी लागू हो। बीजेपी यह मांग पुरजोर तरीके से उठा रही है। उसमें सब लोगों को आगे आकर करके उसमें पूरे देश में अगर लागू होगा तो बिहार उसी देश का हिस्सा है, उसी देश का राज्य है, तो बिहार भी है जिसमें जो है से ये समानता का अधिकार सब लोगों को मिलना चाहिए। बीजेपी के इस पेशकश को जेडीयू ने फौरन ठुकराते हुए इसे एनडीए का नहीं बल्कि बीजेपी का एजेंडा बताया। हमारे नेता नीतीश कुमार और हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड साफ साफ मानती है कि यूसीसी समाज के लिए बहुत खतरनाक है और हमारा देश जो मल्टी कंपोजिट कल्चर का देश है और जिसमें हर क्षेत्र के लोगों का अपना अपना कल्चर है, इसमें यूसीसी के लिए बात करना समाज को तोड़ने जैसा है। बिहार में इसी साल चुनाव होने हैं, इसलिए ये बयान बिहार के राजनीतिक माहौल में हलचल पैदा करते हैं। भले इस बयान पे अमल न हो, लेकिन ये बड़े पैमाने पर वोटों पे असर जरूर डाल सकते हैं। खबर उत्तराखंड के नैनीताल से, जहां पर दुग्ध संघ की बैठक इस बार जेल में होने जा रही है। इसकी वजह यह है कि दुग्ध संघ के अध्यक्ष इस वक्त पॉक्सो एक्ट के तहत जेल में बंद हैं और इसके लिए बाकायदा पॉक्सो कोर्ट से परमिशन भी ली गई है। देखिए रिपोर्ट। हल्द्वानी की इस जेल में 5 फरवरी को नैनीताल मिल्क फेडरेशन बोर्ड की बैठक होने जा रही है, क्योंकि फेडरेशन के अध्यक्ष मुकेश बोरा दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत जेल में बंद है। बोरा के वकील ने कोर्ट से बैठक की इजाजत ली है।
जो माननीय न्यायालय के आदेश हैं उसके लिए जो भी औपचारिक तैयारियां होती हैं वो की जा रही हैं। कानून के जानकारों के अनुसार बोर्ड बैठक को बुलाना अध्यक्ष का अधिकार है और इसी के तहत न्यायालय ने अनुमति दी है। अगर किसी पक्ष को इस पर आपत्ति है तो वह न्यायालय में अपील कर सकता है। किसी को भी अपनी पैरोल से के संबंध में या फिर किसी भी संबंध में आपको कोई भी परेशानी है तो आप कोर्ट में अपील कर सकते हैं या कोर्ट में अपनी दरख्वास्त दे सकते हैं। कोर्ट को उसे एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना वो कोर्ट का जुडिक्शन होता है। यहाँ पे कोर्ट ने उसे एक्सेप्ट किया है। कांग्रेस इस मामले पर हमलावर है। कांग्रेस ने कहा है कि सरकार नहीं सर्कस चल रहा है उत्तराखंड में। देश के अंदर सर्कस चल रही है या सरकार शासन प्रशासन परमिशन दे रहा है एक ऐसे व्यक्ति को जिसके ऊपर अपनी महिला कर्मचारी और उसकी नाबालिग बच्ची के साथ 3 साल तक दुराचार करने के गंभीर आरोप लगे हैं। शायद ये पहली बार है कि जेल में किसी फेडरेशन बोर्ड की बैठक हो रही है। सवाल यह है कि इतने गंभीर आरोप की वजह से जेल में बंद मुकेश बोरा को अब तक सरकार ने पद से क्यों नहीं हटाया है। कल देश का बजट आने वाला है और इस बजट से आम जनता को भी बहुत सारी उम्मीदें हैं। इसी पर देखिए हमारे सहयोगी साक्षी बजाज की एक खास रिपोर्ट। बजट 2025 पर सबकी नज़र है और वित्त मंत्री से क्या मांग है, क्या उम्मीद है इस बजट, ये हमने सिटीजन से बात करेंगे। काफ़ी सारे लोग जो हैं टैक्स रिलीफ के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन अब हम पूछते हैं कि उनकी आखिर मांग क्या है। बजट 2025 पर अब हमारी नज़र है और बजट 2025 से आपकी क्या मांग है। आपने बताया आपने अभी काम शुरू किया है, तो आप क्या कहना चाहेंगी वित्त मंत्री को? हमारी उम्मीद है कि क्योंकि हमने अभी नई नौकरी पहली नौकरी शुरू की है तो फॉर द युवा हमारे को कम टैक्सेशन हो हमारी सैलरी में से होपफुली। सो ये हमारी उम्मीद है। हाँ, हेल्प द यूथ एज वेल, यूथ को भी हेल्प होगा उसमें। सो हमारा बस होप यही है कि टैक्स कम कटे बस। सबसे पहले तो टैक्सेस कम किए जाएं। एक आम आदमी पे बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहा है ये टैक्सेस पे करना। दूसरी बात, हमारा बहुत एक मेजर चंक ऑफ द बजट डिफेंस की तरफ जाता है, विच इज़ अच्छी बात है, जो कि अच्छी बात है, लेकिन हमारी कंट्री का हेल्थ केयर और सोशल सेक्टर भी बहुत सफ़र कर रहा है, तो वहाँ पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। हमारे टैक्सेस थोड़े कम कर दें ताकि मिडिल क्लास की परचेजिंग पावर बढ़ जाए, ताकि हम ज़्यादा स्पेंड कर सकें और हमारी मार्केट को ग्रोथ मिले। हम लोग छोटे मोटे ट्रेडिंग भी करते हैं, तो हम उस दिन चाहते हैं कि मार्केट अच्छी उछाल दिखाए, तो उसके लिए हमें थोड़ा पैसा इनपुट चाहिए मैम से कि वो मार्केट में थोड़ा पैसा लाएं। टैक्स किसी तरह कम हो जाए टैक्सेस पे, क्योंकि आई थिंक बहुत सारा अमाउंट हमारा टैक्स में ही कट जाता है और इतना मिडिल क्लास फैमिली और सैलरीड पर्सन के पास ऑप्शन नहीं होते कि वो एक लिमिट तक सेविंग्स दिखा सकते हैं, उसके बाद उनके पास कुछ बचता नहीं है ज़्यादा हाथ में। तो जस्ट सो दैट वी कैन हैव मोर इन्वेस्टमेंट, वी हैव अ बेटर फ्यूचर, तो उसी की कामना करते हैं बस। ईज़ ऑफ वर्क जो है फॉर स्टार्टअप्स इंडिया के लिए, इंडिया को अगर चाइना के लिए टक्कर में आना है तो जितने भी छोटे इंडस्ट्रीज़ हैं उनको प्रमोट करना हमें बहुत आवश्यक है। हमारा जो रोल है, छोटे कंपनीज़ कैन फीड इनटू द बिग कंपनीज़, विच वी आर नॉट डूइंग हमारे लिए। अभी हमें चाहिए कि हमारा बजट फ्रेंडली होना चाहिए फॉर कंपनीज़ दैट आर न्यू, जो अभी नहीं है। उनको थोड़ा बजट स्टार्टअप्स के लिए, ब्रांड्स के लिए उनको ग्रो करने के लिए होना चाहिए, क्योंकि हम ऑन द ग्राउंड लेवल इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं स्टार्टअप को ग्रो करने के लिए, विच इज़ मेक इन इंडिया। हम गांव-गांव जाके आर्टिसंस की हेल्प लेके उनसे सामान बनवा रहे हैं, बट देयर इज़ नोबडी टू हेल्प अस फाइनेंशियली। तो हमें फॉरेन इन्वेस्टर्स या फॉरेन वेंचर कैपिटलिस्ट के ऊपर डिपेंड क्यों करना है, जो हमारा देश हमारी हेल्प कर सकता है। बजट 2025 से हमारी क्या उम्मीदें हैं, हमने काफ़ी सारे सिटीजन से बात करी। सबका यही कहना था कि यही एक मांग थी ज़्यादातर कि देखिए हमें टैक्स से छुटकारा दीजिए, रिलीफ दीजिए। काफ़ी सारे लोग जो अभी नए आए हैं जॉब मार्केट में, कुछ जो काफ़ी समय से हैं जॉब मार्केट में, उन्होंने कहा कि उनकी एक ही उम्मीद है कि टैक्स से उनको थोड़ा सा रिलीफ मिले, थोड़ा छुटकारा मिले, ताकि वो परचेजिंग पावर जो है, उनके खर्चे की जो परचेजिंग पावर जो है वो थोड़ी सी बढ़ जाए। तो ये एक मांग थी, हमने देखा सिटीजन्स की। दूसरी एक मांग थी कि जिन लोगों ने अपना स्टार्टअप शुरू किया है या अपना नया बिजनेस शुरू किया है, वो ये कह रहे थे कि अगर और भी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस और भी आसानी से ये प्रोसेस हो
जाए और फाइनेंस मिनिस्टर अगर बजट में और भी अनाउंसमेंट्स दें इस सेक्टर के लिए, तो आगे जाके ना ही उनका बिजनेस, उनका स्टार्टअप एक नई दिशा देख सकता है, पर काफ़ी सारे युवा को भी इंस्पायर कर सकता है, उन्हें भी एक फ्रेश उम्मीद दे सकता है। तो ये मांग थी फाइनेंस मिनिस्टर से। याद रखिए, वित्त मंत्री का ये 8वां बजट है, कंसेक्यूटिव 8वां बजट है, लगातार 8वां बजट है, और ये एक तरह से रिकॉर्ड ऑलरेडी हो चुका है। तो बजट 2025 पर सबकी नज़र रहेगी। कैमरा पर्सन मनोज ठाकुर के साथ साक्षी बजाज, एनडीटीवी इंडिया के लिए। रणजी मैच में रेलवे के खिलाफ खेलते हुए विराट कोहली 6 रन बनाकर आउट हो गए। लाखों फैंस में मायूसी जरूर हुई, लेकिन उनको आउट करने वाले हिमांशु सांगवान ने कहा कि उनके लिए उनके जीवन का ये सबसे खास दिन है। देखिए रिपोर्ट। घरेलू क्रिकेट से 13 साल के अज्ञातवास के बाद हस्तिनापुर में कोहली की पारी विराट नहीं हो सकी। रेलवे के गुमनाम से गेंदबाज हिमांशु सांगवान ने विराट का विकेट लेकर सबको हैरान कर दिया, लेकिन हिमांशु के इस खास विकेट ने इस रणजी मुकाबले में जान डाल दी। रोहित शर्मा, केएल राहुल, ऋषभ पंत जैसे कई स्टार्स की तरह विराट रणजी की जरूरी पारी में फेल हो गए, और इसका दर्द उनके फैंस के चेहरों पर साफ दिखा। तो कम से कम शतक मिल जाता तो मजा आ जाता। बढ़िया बॉलर था जो सांगवान, उसने अच्छा विकेट लिया विराट कोहली का, पर अच्छा नहीं लगा हमें। अच्छा नहीं लगा। विराट के खेलने से दिल्ली के रणजी मैच को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शोहरत हासिल हो गई। मैच में मैदान पर इतने दर्शक आए जिसकी अधिकारियों को उम्मीद भी नहीं थी। हर उम्र और तबके के ये अनूठे फैंस ही हैं जो कोहली का कद विराट करते हैं। यही इस गेम की ताकत भी है। अच्छा, विराट को जैसे रणजी खेलने के लिए बोला गया, एज ए फैन आपको अच्छा लगा या आपको लगा कि नहीं, मतलब ठीक? नहीं, डेफिनेटली इट्स गुड फॉर इंडियन क्रिकेट, फॉर बीसीसीआई एंड फॉर विराट हिमसेल्फ, क्योंकि वो थोड़ा सा, मैं मानूंगा थोड़ा सा स्ट्रगल तो जरूर कर रहे हैं, एंड रणजी में खेल के आई थिंक उनका कॉन्फिडेंस वापस आएगा। आप मैच देखिए और बहुत अच्छा मैच होने वाला है, और हमारे सर आज 100 मार रहे हैं। विराट के रणजी खेलने के असर और सुर्खियों से अधिकारी, आयोजक और फैंस अचंभे में हैं। अधिकारी सोचने लगे हैं कि ये रणजी को चमकाने का एक फॉर्मूला हो सकता है। दिल्ली से विमल मोहन, एनडीटीवी इंडिया। सिटी सेंटर में फिलहाल के लिए बस इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।